गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी कि ठोस अवस्था के बाद अब हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है विलयन। ठीक है, सॉल्यूशन कहते हैं इसे। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये एक इसकी सामान्य सी परिभाषा है, जिसमें लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। तो यहाँ हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट एक लाइन आ रही है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, समांगी मिश्रण। इसका क्या मतलब होता है समांगी मिश्रण का? ठीक है, यहाँ एक बात आपको और ध्यान देनी है कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ, समांगी मिश्रण तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ भी आ रहा है इसके अंदर के मिश्रण को जब मिलाया जाता है तो उससे विलयन प्राप्त होता है। यानी कि वह विलयन जिसमें दो पदार्थ उपस्थित हों या दो अवयव उपस्थित हों, उससे विलयन प्राप्त होता है। आपको एक काम करना है, इस लाइन के नीचे, ये जो आपने लाइन लिखी है ना, इस लाइन के नीचे आपको यहाँ पर एक अभिक्रिया लिखनी है, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक गिव्स विलयन। यहाँ विलयन लिखना है आपको। ये आप जब नोट्स उतारोगे तो इस परिभाषा के बाद में आपको विलय प्लस विलायक बराबर विलयन लिखना है। विलय के नीचे लिखना कम मात्रा, विलायक के नीचे लिखना अधिक मात्रा। इसका मतलब जब भी विलयन बनता है तो उसमें विलय जो होता है वो कम मात्रा में होता है और विलायक की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है, तो ही विलयन प्राप्त होता है। उसके बाद में समांगी का मतलब क्या है? समांगी का तात्पर्य यह है कि विलय को जब विलायक में मिक्स किया जाता है, घोला जाता है, तो वह विलय पदार्थ विलायक में घुलने के बाद दिखाई नहीं देना चाहिए, दिखाई नहीं देता है तो विलयन प्राप्त होगा। अगर यदि विलय पदार्थ विलायक में घोलने के बाद दिख रहा है तो वो विलयन नहीं बना रहा है। दिखना नहीं चाहिए, वो उसमें पूर्ण रूप से घुल जाना चाहिए। इसी को कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे अगर आपने किसी टेस्ट ट्यूब में पानी लेके और उसमें आपने क्या डाल दिया, चौक का बुरादा डाल दिया, इसमें आपने चौक का बुरादा डाल दिया। ठीक है, तो उसके बाद में जब आपने इसको घोला तो चौक का बुरादा अंदर नज़र आ रहा है, तो यह समांगी मिश्रण नहीं है, यह विलयन नहीं बना है। आपने जल के अंदर इसी टेस्ट ट्यूब में चौक के बुरादे के स्थान पर यहाँ पे आपने कॉपर सल्फेट डाल दिया, ठोस कॉपर सल्फेट डाला। जब वो उसमें घुल गया और वो बिल्कुल पारदर्शी हो गया, मतलब कि इस पानी के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वो विलयन प्राप्त हुआ है। तो जब भी कोई विलयन हम बनाते हैं तो वो हमेशा पारदर्शी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रंग का हो, लेकिन होना पारदर्शी चाहिए, तो ही वो विलयन बन रहा है। ठीक है, इसमें एक दो अपवाद भी हैं, वो भी अपन आगे देखते हैं। देखो, विलयनों के प्रकार, विलयन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और एक ठोस विलयन। तीन प्रकार के विलयन होंगे। ठोस विलयन कैसे प्राप्त होगा वो अपन देखते हैं। यहाँ पर हमने विलय और विलायक लिए हुए हैं, ये विलय है और ये विलायक है। यानी कि हम विलय कौन सा लें और विलायक कौन सा लें। विलायक जो है वो अधिक मात्रा में होगा, ये वाला जो भाग है ये अधिक मात्रा में होगा। जब विलायक गैस होता है तो उसको बोलते हैं हम गैसीय विलयन। जब विलायक द्रव होता है हमेशा तो उसको बोलते हैं हम द्रव विलयन। और जब विलायक ठोस होगा तो उसको बोलेंगे हम ठोस विलयन। ये विलयन के नाम हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एक ऐसा विलयन जिसमें दोनों क्या हैं, गैसें हैं, विलय भी गैस और विलायक भी गैस। तो इसका उदाहरण होगा वायु का मिश्रण या वायु। वायु में गैसें उपस्थित है, कोई अधिक मात्रा में है तो वो विलय का काम कर रही है, कम मात्रा में तो वो विलय का काम कर रही है। लेकिन गैस जो है वो किसका उदाहरण है, गैसीय विलयन का उदाहरण है वायु। अगर हम दूसरा देखें इसके अंदर, तो दूसरे के अंदर अधिक मात्रा में गैस है और उसके अंदर उपस्थित है कम मात्रा में द्रव, तो वायु में जलवाष्प, ये इसका उदाहरण है। या फिर क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन गैस। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म एक गैस है और उसमें क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे द्रव और गैस का मिश्रण। फिर आपके आता है नेक्स्ट नंबर पे ठोस और गैस, यानी कि अधिक मात्रा में गैस है और बीच में ठोस है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सही कर लेना आप। नाइट्रोजन गैस में कपूर आएगा यहाँ पे, इसको आप सही कर लेना, नाइट्रोजन गैस में कपूर। नोट्स बनाते समय नाइट्रोजन गैस में कपूर लिखना और ऊपर वाले में भी नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म लिखना।
ठीक है, इसको सही कर लेना आप। अब हम देखते हैं दूसरा वाला जिसमें द्रवीय विलयन है। इसमें द्रव जो होंगे तीनों वो क्या होंगे, अधिक मात्रा में होंगे। पहला देखते हैं कि जब अधिक मात्रा में द्रव हो और कम मात्रा में क्या हो, गैस हो। इसका मतलब द्रव अधिक मात्रा में तो जल में ऑक्सीजन गैस है ना, जल में ऑक्सीजन गैस, जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इसका उदाहरण होगा। तो द्रव अधिक मात्रा में। फिर देखिए दूसरा उदाहरण इसमें आप, दूसरा जो बन रहा है वो द्रव और द्रव, यानी कि दोनों को द्रव है। अल्कोहल प्लस जल, अल्कोहल प्लस विनेगर, अल्कोहल प्लस HCl, कुछ भी हो सकता है। तो अधिक मात्रा में जल है और कम कम मात्रा में जो विलेय पदार्थ है वो अल्कोहल हो सकता है, HCl हो सकता है, सिरका या हो सकती है एसिटिक अम्ल हो सकता है। ठीक है। तीसरा है ठोस और द्रव। अधिक मात्रा में द्रव है, उसमें आपने ठोस मिला रखा है। क्या किया आपने, जल में कॉपर सल्फेट मिला दिया, जल में नमक मिला दिया, ठीक है, जल में चीनी मिला दी, जल में कुछ भी आपने ठोस पदार्थ मिला दिया जो घुल गया अंदर, तो वो इसका उदाहरण हो जाएगा। तीसरा आता है ठोस वाला भाग, इसको आपको समझना है। ठोस वाले भाग में क्या हो रहा है, देखो कि पहला है ठोस के अंदर गैस और ठोस, अधिक मात्रा में ठोस है और उसके अंदर अगर गैस उपस्थित हो तो इसका उदाहरण है हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम पर अधिशोषण। हाइड्रोजन गैस जो होती है इसका प्लेटिनम पर अधिशोषण होता है। ये आपके चैप्टर जो है 3rd के अंदर आएगा ये, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा वाला, सेकंड के अंदर आता है द्रव और ठोस। अधिक मात्रा में ठोस है और कम मात्रा में द्रव है। सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, ये इसके उदाहरण है। तो मरकरी तो होता है लिक्विड, द्रव होता है और अधिक मात्रा में सोडियम हो गया इसके अंदर। फिर आता है ठोस ठोस, और ठोस के उदाहरण क्या होते हैं, मिश्रण, धातु का मिश्रण। ठोस और ठोस के उदाहरण क्या हो जाएंगे, धातु का मिश्रण। धातु के मिश्रण का मतलब क्या हुआ, धातु का मिश्रण स्टील है, पीतल है ना, ये सब इसके किसके मिश्रण है, धातु का मिश्रण हो जाएंगे। तो ये दोनों ठोस होते हैं। इनको जब बनाया जाता है तो ये द्रव अवस्था में होते हैं। जैसे अगर स्टील बना रहे हैं तो आयरन ले लिया, उसमें क्रोमियम ले लिया, कॉपर ले लिया, तो ये इनको पहले पिघलाते हैं अच्छी तरह, बिल्कुल पिघला के, और फिर इसके अंदर इसको जो जिस सांचे में डालना है वो सांचे में इसको डाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर विलेयता। देखो, निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है ये। यानी कि विलेय की कितनी मात्रा, विलेय की कितनी नहीं, विलेय की अधिकतम मात्रा निश्चित विलायक में घोली गई हो तो वो होती है उस विलेय की विलायकता। यानी कि अगर आप 1 गिलास पानी में अगर चीनी घोल रहे हो तो चीनी का हमको तब तक घोलनी जब तक वो घुलती जाए, ठीक है ना। तो चीनी का जो हमें घोल प्राप्त होगा या फिर चीनी का जो विलयन प्राप्त होगा उसमें, उससे ये पता लगेगा कि इसमें चीनी कितनी अधिक मात्रा में घुलती जा रही थी। ठीक है। सैचुरेटेड विलयन बनना चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनना चाहिए। सांद्र, सैचुरेटेड को हिंदी में हम अगर बोलें तो इसको हम क्या बोलेंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो वो विलयन जो है वो प्राप्त होना चाहिए। निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। सैचुरेटेड का मुझे याद आ गया, संतृप्त विलयन बोलते हैं उसको। तो एक संतृप्त विलयन बनना चाहिए, मतलब उसके बाद आपने अगर चीनी और डाली तो वो नहीं घुल रही है, ठीक है ना, उस निश्चित विलायक की मात्रा के अंदर, तो उसे कहते हैं विलेयता। अब देखते हैं विलेयता के आगे अपन ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रवों में विलेयता, आप किसी भी द्रव के अंदर, या आपके पास बीकर है, इस बीकर के अंदर आप क्या डाल रहे हो, कोई ठोस पदार्थ डाल रहे हो, और बीकर के अंदर पहले से उपस्थित है कोई द्रव पदार्थ। तो द्रव में हम किसी ठोस को मिला रहे हैं तो उससे उसके बारे में आपको पढ़ना है। किसी ठोस की भिन्न भिन्न विलायकों में भिन्न भिन्न विलेयता होती है। अलग अलग प्रकार के विलायक जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से घुलते हैं। प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। पहला है विलेय और विलायक की प्रकृति। कोई विलेय विलायक में तभी घुलेगा जब दोनों में अंतर आणविक क्रियाएं समान हो, अर्थात समान समान को घोलता है। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है जिसमें है समान समान को घोलता है, ठीक है। इसके बाद में आपको एक लाइन लिखनी है, यहाँ से एक लाइन लिखनी है आपको, समान समान में घुलता है ना, इसमें लिखना विलेय विलेय अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायक में ही घुलता है, और ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में ही घुलता है, यानी कि समान समान में घुलता है। जैसे हमारे पास में अगर
पोटेशियम क्लोराइड है KCl। KCl क्या होता है? एक ध्रुवीय पदार्थ है। क्या है? एक ध्रुवीय पदार्थ है। इसमें धनायन और ऋणायन होते हैं ना, K+ और Cl-। तो ये जल में घुल जाता है। HCl है, ये सब जल में घुल जाते हैं, क्योंकि जल भी क्या होता है? ध्रुवीय होता है। इसमें H+ और OH- होते हैं। तो ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में ही घुलता है। अब अगर हम उदाहरण लें बेंजीन का, C6H6 बेंजीन होती है, ये अध्रुवीय विलायक है, विलय है। अगर इसको हमको घोलना है तो हम जल में नहीं घोल सकते इसको, क्योंकि जल क्या है? जल जो है वो क्या है? ध्रुवीय है। और बेंजीन क्या है? अध्रुवीय है। तो ये अध्रुवीय विलायक में घुलेगी, यानी कि हमने इसको घोला है तो ये नेफ्थलीन में घुल जाएगी। किस में घुल जाएगी? या एनिलीन में घुल जाएगी, क्योंकि एनिलीन भी क्या है? अध्रुवीय। बेंजीन भी क्या है? अध्रुवीय। तो जो जैसा है वो उसमें ही घुलता है। इसको बोलते हैं समान समान को घुलता है। ताप का प्रभाव। यदि विलयन बनने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ठीक है। और यह प्रक्रिया ऊष्माशोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। मैंने ये बहुत जल्दी बोल दिया, हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आया हो। अब आपको इसको ऐसे समझना है कि जैसे अगर आपने एक बीकर लिया, ठीक है, आपने इस बीकर के अंदर जल लेके और इसमें आपने NH4Cl डाला, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड डालने पर आपने जल में घोला, तो जल में घोलने के बाद आपने जब बीकर के हाथ लगाया, ठीक है, तो बीकर के हाथ लगा के देखा क्या ये तो ठंडा हो गया। क्या हो गया? बीकर का तो अंदर जल था ना, उसका तापमान बहुत ठंडा हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, इतना ठंडा हो गया पर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसमें NH4Cl की विलेयता बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इस बीकर को गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस बीकर को गर्म करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे पदार्थ जैसे NH4Cl वो पदार्थ है जिसको जल में घोलने पर वो ठंडा हो जाता है विलयन। तो अगर हम इसमें NH4Cl की विलेयता बढ़ाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसमें NH4Cl और डालें हम, और वो घुलता जाए, तो हमें तापमान बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। यदि हमारे पास में एक बीकर है, इस बीकर में हमने जल ले लिया, इसमें हमने क्या डाल दिया? NaOH डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठोस अवस्था में। छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं इसकी, वो आपने डाली, और फिर बीकर के हाथ लगाया तो बीकर इतना गर्म हो गया कि हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है इसके। और इसका तापमान कितना पहुंच गया? करीबन 70 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया इसका तापमान। हमने पानी सामान्य लिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में इसका तापमान 70 पहुंच गया। इसका मतलब NaOH एक ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलने पर तापमान में वृद्धि करता है। अब आप चाहते हो कि हम ठोस NaOH इसमें और मिलाएं, तो आपको इस विलयन को ठंडा करना पड़ेगा। मतलब कि इस पूरे बीकर को एक बड़े बीकर में रखना पड़ेगा, जिसमें पहले से ही क्या हो? बर्फ़ रखी हुई हो, जिससे ये विलयन ठंडा हो जाएगा। तो आप इसमें और NaOH डालोगे तो और घुल जाएगा। ये लाइन यहाँ लिखी हुई है कि यदि विलयन बनने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, जो हमने पहला वाला केस देखा NH4Cl वाला। यदि प्रक्रिया ऊष्माशोषी है, सॉरी ये वाला है NaOH वाला केस। यदि प्रक्रिया ऊष्माशोषी है, मतलब कि NH4Cl वाला, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। दाब का प्रभाव। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ठोसों के अंदर। ध्यान रखना कि आपने किसी द्रव के अंदर कोई ठोस मिलाया, अब आप दाब लगा रहे हो तो द्रव में ठोस जितना मिलना होगा उतना ही मिलेगा, दाब का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब आपके टॉपिक आता है गैसों की द्रवों में विलेयता। ठीक है। गैसों की द्रवों में क्या विलेयता? पहले तो हमने देखा था ठोसों की द्रवों में विलेयता। अब हम चाहते हैं कि किसी विलायक में जो द्रव है, क्या है वो द्रव? पानी, जल जैसा, इसमें हम कोई गैस मिलाना चाहते हैं। ठीक है। गैस को हम इसमें घोलना चाहते हैं, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? ये तो आपको पता ही, गैस जो होती है वो द्रव के अंदर घुलती है। ऑक्सीजन गैस जल में घुलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलती है, अमोनिया जल में घुलती है, HCl जल में घुल जाता है। इस तरीके से देखो, पहला जो इसको प्रभावित करने वाला कारक है वो क्या है? गैस की प्रकृति। वह गैस जो विलयन में आयनित होकर एक नया यौगिक बनाती है, अधिक घुलती है। जैसे कि आपने पानी लिया, पानी में कोई गैस प्रवाहित की, अब वो गैस अगर पानी में जाके और पानी के साथ में कोई नया यौगिक बना रही है ना, तो वो गैस उतनी ही जल्दी जल में घुल जाएगी, उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि, पहले मैं इसको काट देता हूँ, रुको, नहीं तो आप यहाँ से देख लोगे। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जल में ऑक्सीजन गैस अधिक घुलनशील है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक घुलनशील है जल में, तो आप क्या आंसर दोगे इसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से जल में कौन सी गैस ज़्यादा घुलती है? तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जल में सबसे ज़्यादा घुलती है, ये आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। अब जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि नहीं हमने तो CO2 सोचा था,
हमने तो CO2 सोचा था पहले। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑक्सीजन सोचा है वो सब रॉन्ग है और CO2 वाले सब सही हैं। देखो अब इसमें क्या आ रहा है। सबसे अधिक घुलने वाली जल में जो गैस है वो है अमोनिया। फिर उससे कम घुलती है HCl गैस जब गैसीय अवस्था में होगी, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर H2S, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है और फिर सबसे लास्ट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आते हैं। यानी कि ऑक्सीजन से ज़्यादा घुलनशील गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और सबसे अधिक घुलनशील अमोनिया है। इसका मतलब अमोनिया जल में घुलने के बाद कोई यौगिक बनाती है और वो यौगिक कौन सा है? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए जल में सबसे अधिक घुलनशील होती है। इस क्रम को याद रखना, परीक्षा में पूछा हुआ ये क्रम। ताप का प्रभाव। ताप बढ़ने पर गैसों के ध्रुवों में विलेयता कम हो जाती है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ताप में वृद्धि से गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास में एक बीकर है, उस बीकर के अंदर हमने जल लिया हुआ है। अब जल में आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की घोलने के लिए, ठीक है, और जल गर्म है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में नहीं घुलेगी, बहुत कम मात्रा में घुलेगी। क्योंकि गैस जब अंदर जाएगी तो उसको जल जो है वो गर्म मिलेगा, तो गैस का जो क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा है गैसों की वो बढ़ जाएगी और वो गैस तुरंत वापस बाहर निकल जाएगी। यही अगर तापमान, इस जल का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है मान लो, तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में घुल जाएगी। ठीक है, मार्केट से गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हैं अपन, ठीक है, तो उसको फ्रिज में रख देते हैं अपन। क्यों रखते हो तुम फ्रिज में उसको? मार्केट से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हैं तो उसको लाते फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने का कारण क्या है? ये आपने बिल्कुल सही सोचा कि जब हम पिए या किसी को पिलाएं तो वो ठंडी लगे, बहुत ठंडी ठंडी पिएंगे हम, मज़ा आएगा, बहुत ठंडी लग रही। कारण यह नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि जब हम उसको बाहर निकाल के रखेंगे, ठीक है, और आपने किसी को अगर उसको सर्व की पिलाने के लिए, तो जब वो अधिक तापमान पर होगी तो उसमें से गैसों के बुलबुलों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी निकल जाएगी। ठीक है, तो खाली उसमें क्या स्वाद रह जाएगा बस, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक लेके आए उसका स्वाद चख लो बस। जबकि ठंडी अगर वो होगी तो उसमें जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो जल्दी से बाहर नहीं निकलेगी। फिर आता है आपके दाब का प्रभाव। देखो, गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है इसलिए, और इसको हेनरी के नियम से समझा जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है इस चैप्टर का, ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है, ये कई बार। हेनरी का नियम क्या होता है? हेनरी का नियम देखो आप, इसे कहते हैं हेनरी का नियम। यहाँ भी देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है। स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ताप स्थिर रखना है, ताप बढ़ाना कम नहीं करना है। ठीक है, अब विलायक जो है ना, जो अपन बीकर में लेते हैं, उसकी मात्रा भी क्या रखनी है? निश्चित रखनी है। अब हम गैस अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं तो गैस की जो मात्रा है वो उसके दाब के समानुपाती होते हैं। जितना दाब लगाते जाओगे गैस की घुलने की मात्रा बढ़ती जाएगी। इसे ही कहते हैं हेनरी का नियम, यानी कि M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ये है आपके हेनरी का नियम। और ये साइन हटाएंगे तो इसमें लगता है MKHP, और KH को बोलते हैं अपन हेनरी का स्थिरांक। ठीक है, M जो है वो क्या है? गैस की मात्रा है, और P क्या है? दाब है। इसको बोलते हैं हेनरी का नियम। हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। क्या क्या सीमाएं देखो, विलयन तनु होना चाहिए, सांद्र वाला विलयन नहीं होना चाहिए, थोड़ा पानी ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे आपने क्या कहा दाब के समानुपाती है, तो हम दाब बढ़ाएंगे तो गैस की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन आप बहुत दाब लगाने की अति नहीं करनी हमको। ठीक है, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अब सर आपने तो बोला था कि ताप कम करोगे तो गैस अधिक घुलेगी, अंदर रहेगी गैस, लेकिन बिल्कुल तापमान माइनस में नहीं ले जाना। ठीक है, जो पानी जम जाएगा। गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो बीकर में जो विलायक ले रखा है और आपने गैस प्रवाहित की तो उसने अभिक्रिया कर ली उसके अंदर। अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए उसके साथ में। और मान लो वो जल के साथ या किसी भी विलायक के साथ क्रिया कर भी रही है तो वापस वो रिवर्सिबल होनी चाहिए, मतलब कि वो क्या हो जानी चाहिए? विपरीत हो जानी चाहिए, वापस वो उसमें बढ़ जानी चाहिए। कैसे बढ़ जानी चाहिए? कहने देखो, जल में हमने CO2 गैस प्रवाहित की, CO2, तो इससे बन गया कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसी के कारण H2CO3, तो कोल्ड ड्रिंक का जो स्वाद होता है ना वो इस कार्बोनिक अम्ल के कारण होता है, H2CO3 के कारण। लेकिन जब आपने इसका तापमान बढ़ाया
तो ये जो H2CO3 वापस किस में बदल गया, जल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। ऐसा हो सकता है, लेकिन H2CO3 बन गया और ये वापस बदल नहीं रहा जल में और CO2 में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गैस और विलायक की क्रिया नहीं होनी चाहिए, ये इसकी सीमा है। हेनरी के नियम को अच्छी तरह पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। ठीक है, ओके।